चलिए मेरे प्यारे मित्रों आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक IT अड्डा 24/7 चैनल पर तहे से आपका स्वागत करता हूं बालक। चलिए आ जाइए, आप लोग कनेक्ट होइए, जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्र। आपका सेशन स्टार्ट हो गया है बालक। चलिए हम लोग क्या करते हैं बालक, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं। सर प्रीवियस ईयर कौन सा पेपर है बालक? यहाँ पे एनसीएल प्रीवियस ईयर पेपर, अर्थात एनसीएल का जो फीटर वाले बच्चे हैं उनका प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग एनालिसिस करते हैं। सर एनसीएल के फीटर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे हमको देखने को मिले थे, ठीक ना। चलिए बालक हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे मित्रों आप लोग जाइए क्लास को शेयर करके चले आइए। जाइए आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बालक। चलो चलिए बालक हम लोग आगे बढ़े, सेशन को स्टार्ट किया जाए बालक, सेशन को आगे बढ़ाया जाए। आप लोग यस या नो बोलिए, यस या नो बोलिए सर, हम लोग सेशन को आगे ले। चलिए जो बच्चे यहाँ पे नए जुड़े हैं, अभी सेशन को नया फर्स्ट बार इस चैनल पे विजिट किए हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन यहाँ पे आते रहें। चलिए मेरे प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूँ सर यहाँ पे क्वेश्चन आना चालू हो गया, हालांकि अभी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे मेरे प्यारे मित्रों। अगर आप चाहते हैं कि सर जितने भी आप यहाँ पे MCQ कराते हैं सर उसका आप चाहते हो PDF, कि मुझे सर PDF कहाँ मिले, कैसे मिलेगा बालक, तो आप आइएगा यहाँ पे आपके सामने एक टेलीग्राम का स्कैनर लगा हुआ है बालक, इसको स्कैन करिए बालक, शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन मार के रख लीजिए। सर स्कैन करने के बाद आप सीधा टेलीग्राम पे जुड़ेंगे और टेलीग्राम से मेरे प्यारे मित्रों वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सारे के सारे PDF अपलोड कर दिया जाता है, जो यहाँ पे आपके क्लास चलने के बाद तुरंत अपलोड हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग जा करके वहाँ से हम लोग देख सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे मित्र। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आना चालू हो गया है, क्वेश्चन यहाँ पे आना चालू हो गया बालक, जरा आंसर देना चालू करिए। अब आंसर देना चालू करिए आप लोग। चलिए आंसर देना चालू करो बालक। चलिए बालक आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। हाँ सर चलिए आप लोग देख लिए होंगे, बच्चे आंसर देना चालू कर दिए हैं, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे मित्र। तो आप लोग के सामने दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्र, बोला है कि कौन सी यंत्रावली प्रतिवर्ती जबड़ों अर्थात जा को खराद चक में पुनः स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती है। ऐसी कौन सी यंत्रावली होगी बालक जो हमारा क्या करेगा, जबड़ों को क्या कर रहा है सर, जबड़ों को खराद चक में पुनः स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। क्या रेडियल खांचों वाला एक स्क्रॉल प्लेट हमारा सुनिश्चित करेगा, या मैं बोलूँ कि सर स्थापित करेगा? हाँ सर। क्या ये कैम लॉक सिस्टम वाला करेगा, या बालक एक चुंबकीय क्लैंपिंग बल के माध्यम से करोगे, या सर एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर के माध्यम से करते हैं? क्या होने वाला बालक आंसर, क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे? तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पे आंसर निकलने वाला है आपका सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रेडियल खांचों वाली स्क्रॉल प्लेट। क्या सर, रेडियल खांचों वाली स्क्रॉल प्लेट यहाँ पे आंसर निकल आ जाएगा बालक? कहोगे सर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो आपका क्या पुनः स्थापित हो रही है अर्थात स्वचालित हो रही बालक, तो स्वचालित हम लोग लेथ का जो चक होता है बालक किसको कहते हो? कहोगे सर हम लोग किसको कहते हैं, जो हमारा 3 चक होता है उसमें उसके अंदर एक स्क्रॉल लगा होता है, उसी के माध्यम से तीनों जबड़े आपस में जाते हैं, खुलते हैं एक साथ और एक साथ सर बंद होते हैं। तो ऑप्शन क्या निकल के आएगा सर? यहाँ पे ऑप्शन ए निकल के चला आएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े बालक, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है सर, आंसर इसका आंसर दीजिए बालक, इसका आंसर दीजिए। चलो बालक इसका आंसर दो जरा, तो आंसर दो बालक। सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिलिकॉन की मात्रा को कम करके एवं शीघ्रता से ठंडा करके किस प्रकार का ढलवा लोहा बनाया जाता है जिससे यह बहुत कठोर और अपघर्षक प्रतिरोधी बन जाते हैं? मेरे प्यारे मित्र यहाँ पे कौन सा आंसर आपके सामने निकल के आएगा? क्या आपके श्वेत अर्थात सफ़ेद वाइट ढलवा लोहा होता है, या सर आघात वर्ध ढलवा लोहा होता है, या धूसर ढलवा लोहा होता है बालक, या फिर ग्रंथिक ढलवा लोहा हो जाता है? सर क्या आंसर निकलने वाला है?
अगर मैं बात करूं क्या आपका व्हाइट कास्ट आयरन होगा या सर कास्ट आयरन होगा या ग्रे कास्ट आयरन होगा या नेडुलर कास्ट आयरन होगा, बालक आंसर क्या निकलेगा? आंसर देना चालू करिए। सर हम लोग जानते हैं कि जिसमें हमारा क्या होता है सर, सिलिकॉन, ये सारे थोड़ा सा मिक्सचर होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों इसमें हमारे कौन से हो जाएंगे? कहो सर ये हमारा कौन सा ढलवा लोहा हो जाएगा? कहो सर श्वेत ढलवा लोहा हो जाएगा, अर्थात तो व्हाइट कास्ट आयरन हमारा हो जाता है, ठीक ना। तो ये हमारे क्या होते हैं सर, बहुत ही कठोर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपघर्षक होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बालक। अगले क्वेश्चन का आंसर देना चालू करो। अगले क्वेश्चन का आंसर देना बालक चालू करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बालक यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक टर्निंग में सतह की फिनिशिंग को सीधे प्रभावित नहीं करता है? बालक आंसर देना जरा चालू करिए। तो सीधी सी बात है बालक, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक टर्निंग में सतह की फिनिशिंग को सीधे प्रभावित नहीं करता है? कौन सा ऐसा है जो टर्निंग में हम लोग सीधे प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा होगा बालक? देखो जरा, टूल पोस्ट क्या प्रभाव डालेगा सीधा? सर ये तो शायद नहीं करेगा। काटने की गति, स्वाभाविक सी बात है सर, काटने की गति हमारे क्या हो गई सर, सीधा प्रभाव डालता है या प्रभाव डालता है बालक। कट की गहराई ये भी प्रभाव डालता है बालक। फीड की दर ये भी प्रभाव डालता है, स्वाभाविक सी बात है बालक। अब आंसर क्या सही हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि टूल पोस्ट जो होता है ये हमारा काटने की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ठीक ना। आगे बढ़े बालक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो थोड़ा सा आज मैं क्या करूँगा, आपका कमेंट नहीं ले पाऊँगा, ज़्यादा कमेंट आपका नहीं ले पाऊँगा, ठीक ना। तो कोशिश रखिएगा बालक कि ये मत सोचिएगा सर हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा आप दिमाग में मत लाइएगा, ठीक ना। हाँ थोड़ा सा मैं कमेंट नहीं ले पाऊँगा, ठीक। चलो आगे मैं बात करूँ कि सर यहाँ पे बताना जरा। तो अच्छा ये न्यूमेरिकल सवाल यहाँ पे आया है कि बोला है सर 325 मिलीमीटर व्यास वाली एक घिरनी 25 मिलीमीटर मोटे पट्टे के माध्यम से 1375 मिलीमीटर व्यास वाली दूसरी घिरनी का चालन करती है। तो चालक अर्थात ड्राइवर प्रति मिनट 400 परिक्रमण करता है, ठीक ना। तो चालित घिरनी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया बालक। यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, दो चीज़ें दी है बालक। देखो एक हमारा देखो ऐसा है कि बोला है कि आपका ये आपका क्या है सर, एक घिरनी है, एक घिरनी बालक यहाँ पे है, दो घिरनियाँ हैं, हाँ सर, दो हमारी पुल्ली हैं, ठीक ना। एक पुल्ली अगर ये चालक होगा बालक, ये हमारा कौन सा है, चालक अगर है, तो ये हमारी कौन सी होगी, चलित होगी। ये हमारी कौन सी होगी बालक, चलित होगी, ठीक ना। अब इसमें बोला है कि इसके ऊपर हमारा क्या चढ़ा है सर, बेल्ट चढ़ा है, ऐसे बेल्ट आया हुआ है, हाँ सर बेल्ट चढ़ा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि सर एक पुल्ली अर्थात चालक पुल्ली का पहले यहाँ पे दिए हैं, क्या दिए हैं सर, ये व्यास दिए हैं D1। अर्थात मैं बोलूँ कि बालक मैं इसको पेन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको इसमें से, अगर मैं बात करूँ सर यहाँ पे D1 दिए हैं, ठीक है। D1 D मतलब होता है सर चालक पुल्ली का व्यास, D1 में क्या सर, चालक पुल्ली का व्यास होता है। सर ये चालक पुल्ली के व्यास की अगर मैं बात करूँ कि सर चालक पुल्ली का व्यास आरपीएम पे कितना है, यहाँ पे आरपीएम पे कितना है, सॉरी आरपीएम मैं बोल दिया, व्यास कितना है सर, चालक का 325 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या सर, D1 हमारा कितना दिया है, 325 मिलीमीटर, ठीक ना। इसके बाद मैं बात करूँ कि सर यहाँ पे हमको क्या दिया है, और क्या दिया है, इसी में ही अगर D2 की मैं बात करूँ अर्थात चलित पुल्ली का व्यास की बात करोगे सर, चलित पुल्ली का व्यास का बात करेंगे तो सर चलित पुल्ली का व्यास हमारा कितना है, 1375 मिलीमीटर है। कितना है बालक, 1375 मिलीमीटर। इतनी बातें समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। इसके बाद क्या दिया है बालक, ये घिरनी की क्या, सॉरी घिरनी व्यास वाली एक घिरनी के 25 मिलीमीटर मोटे पट्टे, ये पट्टे की बालक मोटाई, पट्टे का जो आपका इसके ऊपर ये चल रहा है ना, इसका मोटाई दिया है, थिकनेस दिया है, T बराबर दिया है बालक कितना, 25 मिलीमीटर। T हमारा कितना दिया है, 25 मिलीमीटर दिया हुआ है। इसके आगे क्या दिया है बालक, यहाँ पे दिया है कि घिरनी का चालक, हाँ चालक ड्राइवर की आरपीएम। देखो यहाँ पे आपको दिए हैं कि आरपीएम किसका सर, चालक का, चालक पुल्ली का। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि सर N1 चालक मतलब N1, ठीक ना, N हमारा आरपीएम होता है, ठीक। तो N1 पुल्ली का हमारा क्या है सर, आरपीएम कितना दिए हैं, 400, कितना बालक, 400 आरपीएम दिए हैं,
ठीक है। तो बोले बालक चलित पुल्ली का हमको ज्ञात करना है, किसका सर, चलित पुल्ली का हमें निकालना, अर्थात n2 बराबर हमें क्या बालक निकालना है, ज्ञात करना है। n2 का आरपीएम हमको ज्ञात करना है। ये हमको गिवन है, ये दिया हुआ है, ये हमको बालक दिया हुआ है, गिवन है। तो सर हम फार्मूला क्या लगाएंगे बालक, हम फार्मूला क्या लगाएंगे, ठीक ना। तो अगर ये सारी बातें इसमें दी गई है, ये चीज़ें दी गई हैं, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, कहोगे सर n2 अपान n1, क्या मैं बोल रहा हूँ सर, n2 अपान n1। देखो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो सर n2 अपान n1 इक्वल टू क्या लिखोगे बालक, कहोगे सर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कहोगे बालक d1 अपान d2 अपान क्या हो जाएगा सर, इक्वल टू हमारा क्या होगा सर d1 अपान d2 सर ना। अब इसमें इसी में सर यहाँ पे बेल्ट की मोटाई भी तो दिया है, बेल्ट की मोटाई भी दिया है, हाँ सर बेल्ट की मोटाई दिया है। जब अगर बालक इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, बेल्ट की मोटाई भी दे दिए, तो क्या करना है बालक, इसी में आपको ऐड कर देना है बेल्ट की मोटाई, अर्थात टी यहाँ पे भी ऐड कर दो, टी इसमें भी ऐड कर दो, क्योंकि दोनों पुल्ली के व्यास पे हमारा क्या करेगा, बेल्ट की मोटाई घूमेगा, ठीक ना। तो दोनों हम यहाँ पे टी ऐड कर देंगे, बस इसी पे रख करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। जरा रखना, तो देखो क्या आ रहा है सर, यहाँ पे रखोगे n2 का मान कितना दिया है, n2 का मान यहाँ से देखो बालक, n2 तो हमें ज्ञात ही करना है, n2 का मान अर्थात चलित पुल्ली ड्राइवर पुल्ली का हमको आरपीएम निकालना ही है, और ड्रिवन पुल्ली का हमको आरपीएम निकालना है। ड्राइवर का हमको दिया हुआ है सर, ड्राइवर का रख दो, तो यहाँ पे बालक रखोगे 400 अपान, ओह क्यों गलत हो जा रहा है, ठीक है। कहोगे सर n2 का निकालना है ना, n2 का, तो n2 ऐसे ही रहने दो बालक, n2 इसी तरीके से रहने देते हैं, और n1 का मान रख देते हैं बालक कितना, 400, n1 का मान रख देते हैं बालक 400 अपान इक्वल टू बालक क्या रखोगे, कहोगे सर d1 का मान कितना है, d1 का सर 350 है, तो 325 है बालक, और प्लस 25 यहाँ पे t हमारा है ना, t हमारा कितना दिया है, 25 दिया है, तो सर ये हम 25 और रख देंगे, 25 और रख देंगे, अपान कर दिए, बट्टे कर दिए। सर d2 का मान कितना है, d2 का मान कितना है बालक, यहाँ पे 1375 दिया हुआ है सर, 1375 इसमें किए, और प्लस हम ऐड कर दिए सर 25, ऐड कर दिए सर 25। सर इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना जरा, तो सर यहाँ पे कहोगे n2 अपान 400 इक्वल टू 23325। अच्छा ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, मेरे पैरामीटर यहाँ पे ऐड करो सर, यहाँ पे 325 है, और ये 25 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, अपान 1375 यहाँ पे है सर, 25 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा बालक, 1400 आ जाएगा, 1400 सर आ जाएगा, हाँ सर 1400 आ गया। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो सर 1 0 से 1 0 काट दो, और 35 चौकवा 140 होता है बालक, तो 35 चौकवा 140। तो मेरे प्यारे मित्र अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो n2 का मान क्या निकाल सकते हो, कहोगे सर n2 बराबर n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बालक, कहोगे सर ये हमारा देखो ये भाग हो जाएगा, ये अपान में है, हाँ सर भाग हो जाएगा, अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि सर n2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 400 अपान 4। जब इसको काटोगे बालक तो हमारा 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर 100, क्या आ जाएगा बालक 100 हमको निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ सर, हमारा ऑप्शन कहाँ पे है सर, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा निकल के आ जाएगा, सी आंसर हमारा हो जाएगा बालक, ठीक ना, सी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आज का ये जो स्टूडियो है सर, ये हमारे हाइट के अनुसार ये छोटा पड़ जा रहा है, ठीक ना, तो मज़ा नहीं आ पा रहा सही तरीके से लिखने में, ठीक। चलिए तो मेरे पे हम तो आगे बढ़े ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि किसी पदार्थ विशेष रूप से धातु की वह क्षमता है जिसे बिना तोड़े या दरार डाले हथौड़े से ठोक कर, दबाकर या पतली चादरों में लपेट कर बनाया जा सकता है। यह एक प्रकार का भौतिक गुण है जो दर्शाता है कि संपीड़न प्रतिबल के तहत कोई पदार्थ कितनी आसानी से विकृति हो सकता है। बालक ये बताना है ना कि ऐसा इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जो आसानी से विकृति में परिवर्तन हो जाए, मतलब चेंजिंग आसानी से हो जाए। कैसे सर, चाहे उसको हैमरिंग करो, चाहे सर रोलिंग करो, ठीक ना, किसी भी तरीके से करके सर वो हमको क्या करें सर, फ्लैट के रूप में हम लोग
ले सकते हैं, सीट के रूप में प्रदान कर सकते हैं। तो सर इनमें से कौन सा हमारा ऐसी प्रॉपर्टी होगी, जरा आंसर देना। चादर के रूप में हम किससे बना सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, क्या कठोरता से, डक्टिलिटी से, या सर आघातवर्धनीयता से अर्थात मेलेबिलिटी से सर, या भंगुरता अर्थात ब्रिटलनेस से, किससे करते हो वाला, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो कहोगे सर सीधी सी बात है सर, हमने कितनी बार बताया है आपको, आघातवर्धनीयता अर्थात मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से सी ऑप्शन निकल के आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़े बालक, चलो चलिए आगे चलते हैं बालक। यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग ये मत सोचिएगा सर हमारा कमेंट नहीं ले रहे हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, ये मत दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। मैं आपका थोड़ा सा आज के डेट पे मैं आपका कमेंट नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे मित्रों ये जो आपका एनसीएल का है, कुल टोटल टेक्निकल क्वेश्चन कितने हैं सर, टोटल अगर टेक्निकल क्वेश्चन की बात करो सर 70 होते हैं, 70 हैं। तो 70 मेरे प्यारे मित्रों कम से कम 35 हम लोग कवर कर लिए जाए, 35 हम लोग कवर कर लिए जाए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला है कि कैलिपर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कैलिपर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, क्या उनके जोड़ों और टांगों के आधार पर करते हैं, या बालक उनके डिजिटल डिस्प्ले के आधार पर करते हैं, या सामग्री के प्रकार के आधार पर करते हो, या मापन सीमा के आधार पर करते हो, किससे करते हैं सर, किससे करते हैं। कहोगे सर उनके जोड़ों अर्थात उनके टांगों की जो लंबाई होगी उनके अनुसार और उनके जोड़ के अनुसार, था फर्म जॉइंट है, रिवेट जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है बालक, ठीक ना, स्प्रिंग जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है उसके अर्थात जॉइंट के अनुसार और टांगों की लंबाई के अनुसार हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बालक, अगले क्वेश्चन का आंसर देना चालू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विद्युत परिपथ में वोल्टता की क्या भूमिका होती है, विद्युत परिपथ में वोल्टता की क्या भूमिका होती है बालक, क्या यह परिपथ में शक्ति को मापती है, या फिर यह धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करती है, या यह परिपथ में धारा को धकेलती है, या फिर यह विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है। बालक किसकी बात किया है, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं बालक, ये क्वेश्चन ऐसे मैं करा चुका हूं, ठीक ना। ये बोला है बालक यहाँ पे वोल्टता, ठीक ना, वोल्टेज के बारे में आपको बताना है, वोल्टेज का कार्य क्या होता है। कहोगे सर यही तो हमारा इलेक्ट्रॉन को प्रवाह कराता है, धकेलता है, धक्का देता है, जिसके कारण हमारा क्या सर इलेक्ट्रिसिटी अर्थात धारा उत्पन्न होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों धारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम किसका है, कहोगे सर यही वोल्टेज का ही काम होता है, धारा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का। तो कहोगे सर आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे सर आंसर हमारा सी हो जाएगा, यह परिपथ में धारा को धकेलती है। बात समझ रहे हैं ना, बात को समझ पा रहे हैं बालक। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बालक। अगला क्वेश्चन बताइएगा जरा, तो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन अर्थात स्तंभ प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का प्रचालन मुख्य रूप से द्वारा ... संचालित होता है, ठीक ना, मुख्य रूप से द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा मेरे प्यारे मित्रों संचालित होता है, कौन सा, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन हम किसके माध्यम से संचालित करते हैं, क्या हम द्रव चालित पंप के माध्यम से करते हो, या बालक इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से करते हैं, या बालक पैडल तंत्र के माध्यम से करते हैं, या सर वातिल प्रवर्तक के माध्यम से करते हैं, ठीक ना, या पेन्यूमेटिक एक्चुएटर इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो मेरे प्यारे मित्रों हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, कहोगे स्वाभाविक सी बात है सर, पिलर टाइप जो ड्रिलिंग मशीन होता है किससे चलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। तो सर ये ऑप्शन क्या होगा, एक मोटर लगा होता है और हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक देते हैं तो मोटर हमारा चलता है, घूमता है। तो ऑप्शन क्या हो जाए सर, इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन क्या सर, इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन बी हमारा निकल के सही आ जाएगा, ठीक। चलो आगे सर, हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। चलो बालक, हाँ बच्चे टेंशन ना लो, टेंशन मत लो बालक, ठीक ना। चलो हम लोग एक एक करेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे बालक। हम लोग क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं देंगे, ज़्यादा हम समय नहीं देंगे, सोच रहे हैं कि सर इसको 2 वीडियो में हम लोग कवर कर लिया जाए, ठीक है। चलो आगे मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ पे विनिमेयता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक है, विनिमेयता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक है। विनिमेयता मतलब क्या होता है सर, इंटरचेंजेबिलिटी। क्या होता है बालक, इंटरचेंजेबिलिटी होता है, ठीक ना। तो विनिमेयता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बोला है कि विनिमेयता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक होगा बालक, जरा आंसर करना। तो
क्या आपका घटक आकार में यादृच्छिकता परिवर्तन या फिर बालक संयोजन के दौरान कस्टम समायोजन या बालक मानकीकृत विनिर्माण प्रक्रियाओं और सहनशीलता या बालक केवल मैनुअल श्रम और उपयोग, क्या होने वाला है यहाँ पे आंसर, क्या होने वाला। बहुत बढ़िया, यहाँ बच्चे आंसर सही, बहुत बहुत अच्छा बालक, आप लोग बहुत सही दे रहे हैं आंसर। क्या होगा बालक, कहोगे सर इंटरचेंजेबिलिटी हम लोग क्यों करते हैं, कहोगे सर स्टैंडर्ड अर्थात मानकीकरण, निर्माण प्रक्रिया और सहनशीलता के लिए अर्थात टॉलरेंस के लिए, ठीक ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कहोगे सर इंटरचेंजेबिलिटी देते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा बालक, यहाँ पे आंसर हमारा सी निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बालक। यहाँ पे मृदु और कठोर पदार्थों के प्रवर्धन के लिए किस प्रकार की ड्रिलिंग उपयुक्त होता है, आंसर देना है बालक। तो बोला है, स्वाभाविक सी बात है बालक, यहाँ पे सीधी सी बात बोला है कि मृदु और कठोर, मृदु और सर कठोर, अर्थात न तो सर हार्ड ही है और न ही सर हमारा सॉफ्ट ही है, न तो सर हार्ड ही है न तो सब सॉफ्ट ही है। तो ऐसे में हम लोग ऐसे मटेरियल पर अगर हमको ड्रिलिंग करना होगा तो कौन सा ड्रिल हम लोग यूज करेंगे, कौन सा टाइप का ड्रिल यूज करोगे, अर्थात एन टाइप, एस टाइप या एच टाइप, कौन सा टाइप यूज करोगे बालक, तो कहोगे सर हम लोग एन टाइप का अर्थात नॉर्मल ड्रिल हम लोग यूज कर लेते हैं, सामान्य हेलिसिंगल वाला हम लोग ड्रिल बिट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप कौन सा होगा सर, एन हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बालक। यहाँ पे मेरे प्यारे मित्रों फिर से आपके सामने आ चुका है, यदि चालक घिरनी की घूर्णन गति n1 और चालित घिरनी की घूर्णन गति n2, फिर उसके बाद सर चालित घिरनी की व्यास d1 और चालित घिरनी का व्यास d2, तो बेल्ट की मोटाई t हो तो वेगा अनुपात अर्थात वेग अनुपात का समीकरण लिखिए। बहुत सही बालक, बहुत सही क्वेश्चन आया है। अरे मेरे प्यारे मित्र, यही क्वेश्चन सेम अभी इसी फार्मूले पे हमने पीछे एक सवाल लगाया, इसी पे एक क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं, हाँ सर इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन किए, क्या सर, कहोगे सर अभी जस्ट हम लोग एक फार्मूला देखे थे पीछे जो सवाल लगाए ना, क्या सर, कहोगे सर n2 अपान n1, n2 अपान n1 इक्वल टू क्या लिख रहे थे सर, कहोगे सर d1 अपान d2, यही लिख रहे थे ना, n2 अपान n1 इक्वल टू क्या, d1 अपान d2। अब इसी मेरे प्यारे मित्रों प्लस हम दोनों तरफ हम लोग टी कर दे रहे थे, अर्थात मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इस तरीके से। तो सर ये फार्मूला देखो कहीं हमको दिख रहा है क्या, ये फार्मूला हमको कहीं दिख रहा है क्या किसी में, देखो यहाँ पे बालक, यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ बालक इक्वल टू होना चाहिए, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। तो सर यही तो हमारा आंसर भी तो हो जाएगा, यही हमारा सर क्या हो जाएगा, आंसर भी निकल के आ जाएगा। सर आंसर हमारा d2 अपान d1 इक्वल टू n1 प्लस टी अपान d2 प्लस टी हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो आंसर हमारा बालक क्या होगा सर, आंसर हमारा डी निकल के यहाँ से आ जाएगा, ठीक ना। चलो फार्मूला बालक याद रहेगा ना, तो आप पे चाहे फार्मूला पूछ ले तो फार्मूला बता सकते हो सर, आपका अगर सवाल उस पर पूछ रहा है तो आप सवाल लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये बालक यहाँ पे दिया हुआ है फ्लैंज, ये क्या है फ्लैंज, ठीक ना, फ्लैंजदार, जरा बताना तो, फ्लैंजदार पाइप जोड़ों का उपयोग सामान्यतः किस अनुप्रयोगों में किया जाता है, जरा आंसर देना बालक। फ्लैंजदार पाइप जोड़ों का उपयोग सामान्यतः किस अनुप्रयोगों में किया जाता है, क्या हम भूमिगत पाइपलाइन में यूज करते हैं या फिर सर आवासीय प्लम्बरिंग में करते हैं, या बालक हम लोग पंपिंग स्टेशन में करते हैं, या फिर अस्थायी निर्माण में करते हैं, क्या करोगे बालक। बहुत बढ़िया बालक, आंसर आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं यहाँ पे बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बालक, बच्चे कुछ सीख तरफ जा रहे हैं। ओके आंसर क्या होगा सर, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे सर फ्लैंजदार पाइप जोड़ों का उपयोग सामान्यतः हम कहाँ करते हैं, कहोगे सर पंपिंग स्टेशनों के लिए हम लोग यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, यहाँ से ऑप्शन हमारा सी निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बालक, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थोड़ा मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम आपका कितना गया, चलो चलिए बालक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि लेथ बैक
ये बैंक नहीं है, बैक है, कोई बात नहीं। चलो, लेथ बैक प्लेट का प्राथमिक कार्य क्या है बालक? जो बैक प्लेट होता है उसका यूज क्या होता है? क्या लेथ की गति को नियंत्रित करना, या बालक लेथ स्पैंडल पर कार्य धारण उपकरणों को माउंट करना, या फिर सर वर्कपीस को मापन के लिए पृष्ठ प्रदान करना, या फिर सर कर्तन उपकरणों को पकड़ना। सर आंसर क्या निकल के आने वाला है? आंसर क्या निकल के आने वाला है? सर ये क्वेश्चन हम कई बार, शायद 1-2 बार करा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। हाँ सर, ये क्या होगा? कहोगे सर इसको हम लोग किसमें? लेथ मशीन के स्पैंडल में पकड़ करके और जाब को पकड़ते हैं। जाब को पकड़ते हैं, किसमें पकड़ते हो बालक? लेथ मशीन के स्पैंडल में पकड़ते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, प्रगलन प्रक्रिया में कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक कच्चा माल क्या है? बालक ऐसा बताना है कि कच्चा माल इसमें से कौन सा है। कच्चा माल किसको कहते हैं? जो हमारा, जिससे लोहा उत्पन्न होता हो। सर हमारा यहाँ पे फ्लक्स, फ्लक्स कहते हो, ठीक ना, ये फ्लक्स है बालक। चलो, फ्लक्स, फ्लक्स से हम लोग लोहा उत्पन्न करते हैं, अर्थात प्रगलन प्रक्रिया करके कच्चा माल तैयार करते हो। या बालक लौह अयस्क से, या कोक से, या चूना पत्थर से, किससे करते हैं बालक? सीधी सी बात है सर, लौह हमको तैयार करना है, कच्चा लोहा तैयार करना है सर, तो कच्चा लोहा के लिए हमारा क्या होगा? लौह अयस्क ही तो होगा। लौह अयस्क ही तो लोगे ना सर, कि उसी से हम क्या करेंगे सर? मेल्टिंग करके, स्मेल्टिंग करेंगे, गलाएंगे, गलाने के बाद मेरे प्यारे मित्रों क्या करोगे? कहोगे सर हम लोग इसका यूज कर लेंगे, किसमें सर? कच्चा लोहा बनाने के लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बालक। अगले क्वेश्चन के आंसर दीजिए। डॉट 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 का उपयोग वेंटिलेशन के साथ साथ छतों, मिट्टी और कचरे से वर्षा जल की निकास के लिए किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको बताना है कि ये जो पाइप होता है ना, अर्थात वर्षा जल का निकास हमको करना है। पाइप कोई एक पाइप है, एक पाइप की बात किया है ये, तो सर वो पाइप जिससे हम क्या करेंगे? वर्षा का वेंटिलेशन वाला काम कर रहा है, वेंटिलेशन का काम करेगा, मिट्टी और कचरा और वर्षा का जल का प्रवाह कराना है। तो सर ऐसा पाइप किसका बना होता है? इनके कहने का मतलब यही है, क्या बड़े व्यास वाले कंक्रीट पाइप को होते हैं, या बालक तांबे के पाइप होते हैं, या बालक एस्बेस्टस सीमेंट पाइप होता है बालक, या फिर सर पीवीसी पाइप होता है। सर क्या होने वाला है यहाँ पे आंसर? कहोगे सर सीमेंट का पाइप हमारा होता है, यूज करते हैं, तो आंसर क्या निकल के आएगा सर? हमारा सी आंसर निकल के आ जाएगा। सी। आप लोग देखिए बालक ना, गटर जो बड़े बड़े नाले होते हैं, बड़े बड़े नाले होते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े हमारे क्या होते हैं? पुल के, सीमेंट के ढाले हुए हमारे क्या होते हैं? पुल पाइप अर्थात बनाए जाते हैं, ठीक ना। बड़े बड़े पाइप हम लोग क्या करते हैं? सीमेंट के बना लेते हैं। तो सर उसी की बात कर रहा है। तो उसमें हमारा क्या है? नाला है ना सर, उसमें कचड़े पानी के प्रवाह हमारे होते हैं, बारिश के पानी के निकलने के लिए बनाया जाता है। तो सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े बालक। यहाँ पे मेरे मित्रों ये अच्छा क्वेश्चन हमको देखने को लग रहा है कि यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दिए हैं कि 1 हेक्टोलीटर संख्या डॉट 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 के बराबर होती है। मेरे प्यारे मित्र ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा। देखो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग ऐसे लिखते हैं मिलीमीटर, ऐसे ही लिखते हो बालक ना, हाँ मिलीमीटर, मिली सेंटी ऐसे लिखते हैं, मिली सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक ना। ऐसे ही आपका हम लोग रटे हैं बचपन में कि नहीं रटे हो? ऐसे ही तो रटे हो बालक। मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया, कुंटल, मीट्रिक टन से माप तौल सब कर लो। ऐसे ही आप लोग पढ़े हो, ठीक ना। तो मेरे प्यारे मित्रों इस तरीके से पढ़ा गया है। तो अगर मैं बात करूं कि सर ये मीटर जो होता है ना, ये वाला अगर माप तौल वाला अर्थात मेरे प्यारे मित्रों ग्राम का चीज़ होगा, तो सर यहाँ पे ग्राम लगाओगे, ठीक ना। इसका मतलब मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर यहाँ पे ग्राम, ठीक, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बालक कि अगर आपका यहाँ पे लीटर वाला होगा, लिक्विड की चीज़ें हैं, तो सर आप सब तब यहाँ लीटर कर दोगे। इसका मतलब इसके ऊपर सर मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, फिर लीटर, फिर इधर नीचे आओगे सर डेका लीटर, हेक्टोलीटर, इस तरीके से चलेगा।
ठीक ना। अगर यही मेरे पे तो दूरी हमको मापना है दूरी, तो सर हमको मीटर में चले जाना है, तो सर मीटर को ये हो जाएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक ना। तो याद रखना वाला कि यहाँ से जो मीटर है इसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। यहाँ से अगर इसको मैं 1 मानूँ तो इसके बाद सर इसके ऊपर जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊँगा ना, इसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाऊँगा सर ये 10 गुना हमारा बढ़ता चला जाता है डाटा। ठीक ना। अर्थात 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा सर 10 डेसीमीटर हो जाएगा। सर अगर मैं बात करूं 1 मीटर में ही या 10 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा सर, कहोगे 100 से। ठीक, अर्थात 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर सर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में ही कितना मिलीमीटर होगा बालक, तो कहोगे सर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। 1000 मिलीमीटर हो जाएगा 1 मीटर में। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मेरे प्यारे मित्रों अगर मैं बोलूँ कि सर मुझे पूछा है क्या, हेक्टोमीटर की बात किया है सर, हेक्टोमीटर की बात किया है, सॉरी हेक्टोलीटर की बात किया है, तो सर ये हमारा मीटर ना होकर के ये हमारा पैमाना किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सभी पैमाने किस में, लीटर में आ जाएंगे। अब सोचो हेक्टो है ना, तो यहाँ से जहाँ से पूछ रहा है यहाँ से हमको मानना है सर 1, इसको मानना है सर 1, इसको मानना है 1। ठीक ना। जब इसको 1 मानोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर 10, ये क्या हो जाएगा बालक, ये हमारा 100 हो जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1 हेक्टोलीटर में, 1 हेक्टो, ये लीटर की बात किया है ना, तो हाँ सर इसको लीटर मानता हूँ। तो 1 हेक्टोलीटर में सर कितना लीटर होगा, ये लीटर में है, मीटर मत समझना क्योंकि लीटर की बात किया है। तो 1 हेक्टोलीटर में कितना लीटर होगा बालक, कहोगे सर 100 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, हाँ सर ऑप्शन हमको बी दिख रहा है। बात समझ रहे ना, बात को समझ पा रहे हैं बालक। 1 लीटर में हमारा 1 हेक्टोलीटर में हमारा कितना हो जाएगा, 100 लीटर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी निकल के आ जाएगा। चलो बालक ये थोड़ा सा हमारे हिसाब से पैनल जो है ना थोड़ा छोटा हो जा रहा है, बोर्ड जो है छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, तो मज़ा थोड़ा कम आ पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीटर का मुख्य कार्य क्या है, मल्टीमीटर का जरा मुख्य कार्य बताना। तो मल्टीमीटर का बालक मुख्य कार्य क्या होता है, क्या विद्युत संकेत उत्पन्न करना, या बालक वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध मापना, या बालक केवल प्रतिरोध मापना, या केवल धारा मापना। क्या आंसर निकल के आने वाला है बालक, आंसर क्या निकल के आएगा बालक, कहोगे सर सीधी सी बात है मल्टीमीटर काम है। मल्टीमीटर इसका मतलब ढेर सारा काम कर रहा है, मल्टी नाम ही है ना, बहुत सारे मल्टी। ठीक है ना। तो मल्टीमीटर का काम क्या होगा सर, वोल्टेज भी नापता है, धारा भी नापता है और सर प्रतिरोध भी मापता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा बालक। बहुत अच्छा बालक, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे मित्र, बहुत अच्छा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि बेंच प्रकार की बर्मा मशीन में विभिन्न तुर्क स्पेंडल चाल ... प्राप्त की जाती है। बालक हमारा कहने का मतलब ये है कि सर जो बेंच ड्रिलिंग मशीन होता है उसमें स्पेंडल की चाल अलग अलग कब प्राप्त करते हो, क्वेश्चन कहना चाहता है। ठीक ना, स्पेंडल की चाल अलग अलग हम लोग कब प्राप्त करते हैं, तो जरा ऑप्शन देखना, क्या मेज को झुका करके तब अलग अलग चाल मिलेगा, या बालक मोटर की दिशा को उत्क्रमित करके, या बालक फीड हैंडल पर सेटिंग्स को संशोधित करके, या बालक सोपानी पुल्ली में पट्टे की स्थिति को परिवर्तित करके। स्वाभाविक सी बात है बालक, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कहो सर चेंजिंग पोजीशन ऑफ द यसी इन द कैस्केट पुल्ली। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है बालक ना कि हमारा जो पुल्ली होता है, पुल्ली को हम लोग चेंज करके पुल्ली को क्या करके सर चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, कहोगे सर आंसर हमारा डी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बालक, डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक यूनिट है। बहुत सही क्वेश्चन आया है कि मूल मात्रक यूनिट, इसका मतलब मूल मात्रक समझ रहे हैं ना, एक हमारा सर मूल मात्रक, ये व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक मतलब ये सर किसी से उत्पन्न हुआ हो, किसी मात्रक से उत्पन्न हुआ हो। ठीक ना, और जिस मात्रक से उत्पन्न हुआ होगा वो सर हमारा कोई न कोई एक मूल मात्रक से बना होगा। ठीक ना, समझ पा रहे हैं ना। तो सर एक मूल मात्रक हमारा कौन सा है, कहोगे सर मूल मात्रक इसमें हमारा क्या, बल का मात्रक हमारा मूल मात्रक कहलाता है, या फिर सर लंबाई के मात्रक मूल मात्रक, या फिर सर आयतन, या फिर सर ताप।
क्या होगा सर, क्या होगा सर, लंबाई ही हमारा होता है जो सिंगल होता है बालक, कि किसी का संगठन नहीं करता या किसी से सहयोग नहीं लेता, ठीक ना। तो लंबाई सिर्फ यल, अर्थात यल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो बालक हमारा यही हमारा मूल मात्रक हो जाएगा। अगर बात करोगे बल का सर, तो बल भी हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। बात करेंगे आयतन का, तो आयतन भी हमारा ये हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूँ दाब का, दाब का भी व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर व्युत्पन्न मात्रक नहीं समझ पा रहे तो कैसे, कहो सर दाब का फार्मूला रख लो, दाब का फार्मूला रख लो, ठीक है। तो प्रेशर इंटू क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है बालक, कहोगे से हमारा फोर्स इंटू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। एक तरफ हमारा फोर्स अर्थात बल, बल का यूनिट हमको रखना पड़ेगा, फिर अपॉन नीचे बटे में क्या रखना पड़ेगा सर, एरिया का, क्षेत्रफल का हमको यूनिट रखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये दो हमारे मूल मात्रक, या मैं बोल सकता हूँ कि दो मात्रकों का सहयोग लेकर के बना है क्या, दाब। ऐसे ही बालक सभी हमारे दो मात्रकों का सहयोग लेकर बने हैं। मगर अगर मैं बात करूं कि लंबाई हमारा सिर्फ एक मात्रक का सहयोग लेता है, अर्थात एक ही मात्रक से बना है, तो हमारा क्या हो जाए, आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। परिपंच का विशिष्ट बिंदु कोण क्या है, परिपंच का विशिष्ट बिंदु कोण क्या होता है बालक, जनाब बताना। तो क्या हमारा 60 और 90 होता है, या फिर बालक हमारा यहाँ पे 45 और 90 होता है, 30 या 60 होता है, या 75 और 120 होता है। आंसर क्या निकल के आने वाला है, आंसर बालक क्या निकल के आने वाला है, जरा आंसर करना। तो कहोगे सर परिपंच, सॉरी परिपंच की बात किया है, मगर किसका सर, बिंदु कोण का, ठीक ना। बिंदु कोण का मेरे प्यारे यहाँ पे बात किया था, पॉइंट एंगल की बात की है। तो सर हमारा पॉइंट एंगल कितना होगा, कहोगे सर हमारे जो परिपंच होते हैं वो 60 डिग्री और 30 डिग्री हमको देखने को मिल जाते हैं। 60 डिग्री और 30 डिग्री के हमारे परिपंच हमको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक ना। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि पावर ड्राइव हैरिंगबोन गियर में से एक का उपनाम क्या है। बालक स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे सीधा सीधा बोले हैं कि सर हैरिंगबोन गियर हम किस गियर को बोलते हैं, हैरिंगबोन गियर किस गियर को बोलते हो सर, क्या डबल हेलिकल गियर को बोलते हो, या बालक बेबल गियर को बोलते हो, या सर हेलिकल गियर को बोलते हो, या सर वर्म गियर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं बालक, किसको हम लोग बोलते हैं, जरा आंसर करिएगा। सर यहाँ पे आंसर निकलना चालू हो गया बच्चों का, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे मित्र, बहुत अच्छा। हाँ ये क्वेश्चन मैं करा लिया हूँ ना, हाँ बालक। चलो तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर यहाँ पे आंसर क्या निकलने वाला है, कहो कि सर यहाँ पे डबल हेलिकल गियर निकलने वाला है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ सर डबल हेलिकल गियर को ही हम लोग हैरिंगबोन गियर के भी नाम से जानते हैं, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हमारा ए निकल के आ जाएगा। आप लोग बालक, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप मत सोचिएगा कि सर हम आपका कमेंट नहीं ले रहे हैं, मैं लूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। अभी लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। चलो यहाँ मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कोण मापन की पाशिष्ट प्रणाली में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है बालक, ये चीज़ें आप थोड़ा सा अगर अवॉइड करना भी चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो, इतने से ही आपका सेंटेंस समझ में आ जाएगा। बोला है कि कोण मापन की प्रणाली में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे बालक, कहोगे स्वाभाविक सी बात है सर 60 सेकंड होंगे। तो ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा सर, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा बालक, ठीक ना। बात समझ रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए मेरे प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट हम लोग देखते हैं बालक, ठीक है। सामान्य टर्निंग कार्यों में कटिंग टूल को इस प्रकार सेट किया जाना चाहिए, किस प्रकार सेट करोगे बालक, सामान्य टर्निंग कार्यों में कटिंग टूल को कैसे सेट करोगे, यही यहाँ पे पूछा गया है। जरा बताना। तो केंद्र की ऊंचाई से नीचे करोगे, या बालक किसी भी ऊंचाई पर, क्योंकि यह मशीन को प्रभावित नहीं करता, किसी भी ऊंचाई पर कर दो कोई दिक्कत नहीं करेगा, या बालक केंद्र की ऊंचाई से ऊपर करोगे, सेंटर से ऊपर करोगे, या बालक बिल्कुल सेंटर अर्थात केंद्र की ऊंचाई पर करेंगे। आंसर क्या निकलेगा बालक, बहुत बढ़िया बालक, बहुत अच्छा बालक। यहाँ पे आंसर बच्चे जा रहे हैं डी की तरफ, कुछ बच्चे जा रहे हैं सर बी की तरफ निकल रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे सर जब लेथ मशीन अर्थात जॉब ये है सर, जॉब का सेंटर ये है, ठीक ना। तो जो टूल लगाते हो बालक ना लेथ मशीन का,
लेथ मशीन जो टूल हम लोग सेट करते हैं बालक, तो इस तरीके से एकदम फिक्स है। कहाँ पे सर? कहोगे सर सेंटर लाइन पे ही हम लोग क्या करेंगे, सेट किया जाता है, ना कि ऊपर और ना ही नीचे, ना ही ऊपर सर ना ही नीचे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। तो आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा सर? आंसर हमारा डी हो जाएगा, डी हमारा बालक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पे तो यहाँ दिया हुआ है कि फ्लैंज पाइप जोड़ों में फ्लैंजों के बीच सील बनाने के लिए उपयुक्त घटक है। बालक आंसर जरा करना, तो क्या होने वाला है यहाँ पे? अगर आपका फ्लैंज पाइप है, फ्लैंज पाइप कैसा होता है सर? फ्लैंज कैसा होता है? कहो सर इस तरीके से गोलाकार फ्लैंज होता है, ऐसा फ्लैंज होता है ना, इसमें सर हमारे ऐसे होल बने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके के हमारे क्या होते हैं सर? दो हमारे जॉइंट होते हैं, दो जॉइंट होते हैं, इसमें हम नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं, ठीक ना। पाइप को लगाने के बाद सर नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो दोनों फ्लैंजों के बीच में हम लोग सील पैक करने के लिए क्या लगाते हो बालक? क्या लगाते हो? क्या कठोर रबड़ और वाशर लगाते हैं, या सर वेल्डिंग सामग्री करते अर्थात वेल्डिंग कर देते हो, या बालक हम लोग चिपकने वाला पदार्थ लगा देते हैं, या फिर धातु प्लेट लगा देते हैं? क्या करते हो बालक फ्लैंज को जोड़ने के लिए, ठीक ना। जब हम लोग फ्लैंज को जोड़ रहे हैं तो लीकेज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कहोगे सर हम लोग कठोर रबड़ का प्रयोग कर देते हैं, कठोर वाशर का प्रयोग कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो निकल के आएगा बालक? आंसर हमारा ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि पाइप निरीक्षण के दौरान निरीक्षक उचित सामग्री एवं वेल्डिंग तकनीकी के बाद भी वेल्ड सीवन के पास स्थानीकृत संक्षारण देखता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित मूल कारण है? ये कहने का मतलब ये है बालक ना, कहने का मतलब ये है कि कोई एक पाइप जॉइंट है। क्या है सर? पाइप जॉइंट है, ठीक है। पाइप जॉइंट में हमने क्या किया? पाइप जॉइंट कर दिया है। पाइप जॉइंट करने के बाद हम गए निरीक्षण करने, पाइप का निरीक्षण करने गए हैं, और निरीक्षण करने के बाद वहाँ जॉइंट के पास में मैं देख रहा हूँ कि सर जॉइंट के पास में हमको कुछ करोजन हमको दिखाई दे रहा है, रजिस्टेंस करोजन हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात जंग हमको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक ना। जंग टाइप में पपड़ी हमको उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर ये किन कारणों से हमको ऐसा देखने को मिल जाता है? किन कारणों से ऐसा देखने को मिलता है बालक? जरा ऑप्शन देखना। तो गलत पाइप व्यास, पाइप का व्यास अगर गलत होगा तब देखने को मिलेगा, या बालक अपर्याप्त पेंट कोटिंग, सही तरीके से पेंटिंग नहीं करोगे तब होगा, या सर अनुचित ज्वाइंट संरेख, अर्थात मेरे पे तो आप पाइप सीधा सेंटर पे नहीं रख के किए हो, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, इसेंट्रिक हो गया है तब होगा, या बालक असमान धातु संपर्क के कारण गैल्वेनिक संक्षारण। स्वाभाविक सी बात है बालक कि हमारा जब दो मटेरियल असमान होते हैं ना, असमान होते हैं, तो वहाँ पे हमको देखने को संक्षारण देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा हमको ये प्रॉब्लम झेलने को पड़ती है जब हमारा असमान मटेरियल होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा? कहोगे सर आंसर हमारा डी निकल के आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, बहुत ही आसानी से, इसमें कोई क्या दिमाग लगाना पड़ा क्या? नहीं सर। तो ये मैं बोलूँ कि सर हमारा जब असमान मटेरियल है, अर्थात जो हम लोग उस पर कोटिंग किए, जो उसके ऊपर कोटिंग किए हो, ठीक ना, वो भी हमारा असमान है, अर्थात गैल्वेनाइजिंग किए हो, ठीक, गैल्वेनाइजिंग किए तो जिंक का कोटिंग कर दिए, ठीक, और यहाँ पे या टीन का कोटिंग कर दे रहे हो, ठीक। और गैल्वेनाइजिंग में हमेशा जिंक करते हैं, तो जिंक किस पे कोटिंग कर रहे हो सर? आयरन पे कर रहे हो। तो हमारा जिंक कुछ समय बाद हमारा क्या होता है सर? पपड़ी बन के उखड़ जाता है, पपड़ी बन के सर उखड़ जाता है, ठीक ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? करोजन उसमें लग गया था, तो वो हमारी सतह क्या हो गई कि सर खराब हो गई। तो वही हमको देखने पे लग रहा था, निरीक्षण करने पे वही हमको मिला, तो सर आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरे प्यारे मित्र आज का सेशन हम लोग इसी पे समाप्त करेंगे। 25 ही क्वेश्चन लेके चलते हैं क्योंकि समय हो गया है समाप्त, तो हम लोग इतने ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा, ये बच्चा मेरे लिए ये स्टूडियो थोड़ा ये बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, तो मैं किसी और बोर्ड को देखता हूँ और स्टूडियो किसी को देखता हूँ कि दूसरे स्टूडियो में जो हाइट हमारे मैच करे, ठीक है। तो ये किसी में मैं अडेंडम आ गया, इसमें कोई स्टूडियो खाली नहीं था, इसलिए मैं यहाँ क्लास ले लिया। तो मेरे पे हम लोग इसी पे सेशन को समाप्त कर रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग को क्लास ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, डिस्कशन सही से चल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ मेरे पे मैं बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एग्जाम हो चुका है, प्रीवियस ईयर हो चुका है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि सर किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिले थे, कैसे कैसे क्वेश्चन सर आते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप फोकस करिएगा, इससे ज़्यादा आप लोग
कोशिश मत करिएगा सर यहाँ देखो कि देखो हमको टाइम को भी मैनेज करके चलना है, ठीक ना। देखो इतने समय में हम 25 ही क्वेश्चन कर पाए, मैं सोचा था कि कम से कम 70 क्वेश्चन है तो 35 तो कर ही दूँ, और 35 नेक्स्ट वीडियो में कर लिया जाएगा 2 वीडियो में, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी खींचने की, देखते हैं कितना खींच पाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी जल्दी खींच लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। चलिए मेरे प्यारे मित्र, हम इसी पे सेशन को समाप्त करेंगे, आज्ञा दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।